दुनिया में कहीं ऐसा कोई कॉलोनियल ऐसा स्ट्रक्चर या निज़ाम नहीं आया आज तक जहां जो कॉलोनिस्ट है, वो कॉलोनाइजर जो है, वो कॉलोनाइज्ड को, यानी जो कब्जा करने वाला है, वो कब्जा जिन पे हुआ है उनको अपने बराबर तस्वर करे किसी भी हवाले से। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा। नाज़रीन, आपके लिए आज काफ़ी खबरें हैं और अख्तर मेंगल साहब के दो बयान हैं। एक बयान जो है वो एनालिसिस यानी तज्जिया मांगता है और दूसरा बयान जो है वो इंफॉर्मेटिव है। तो पहले आपको मेंगल साहब का बयान सुना देते हैं जो इंफॉर्मेटिव है। उन्होंने ऐलान किया है कल कि 6 अप्रैल को क्वेटा की जानिब दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च कैसे करेंगे, क्योंकि रुकावटें इतनी खड़ी की हुई हैं, तो ये अभी देखना बाकी है। लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 6 अप्रैल को हम रवाना हो जाएंगे। अच्छा, हमलों का जहां तक ताल्लुक है, खारान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, मवासलाती कंपनी के टावर पर हमला किया है। ये हमला 2 अप्रैल को शाम 5 बजे के करीब खारान के इलाके नागुट में किया गया और तमाम मशीनरी को वहां पे जला दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो टावर था जासूसी के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि जिला केच के इलाके मंद में फ्रंटियर कोर एफसी के 165 विंग पर कल सुबह 8:30 बजे जो है कॉन्वॉय था उनका, काफिला फौजी, उस पर बम धमाका से हमला किया। उसमें नायक मोहम्मद वली काकड़ समेत 5 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए और इलाकाई ज़राए के मुताबिक इस हमले में कई एफसी एहलकार जख्मी हुए। हमले के बाद एक हेलीकॉप्टर आया और 17 गाड़ियों पर मुश्तमिल फौजी काफिला के बारे में कहा जाता है कि वो भी जगह पर पहुंच गया और फिर जख्मियों को और जो हलाक हो गए थे उनको लेकर तुर्बत हेडक्वार्टर की तरफ वो रवाना हो गए। ये 2 खबरें आप तक पहुंचाना मकसूद था। दूसरा हमला जो है वो रात को 7:40 पर मंद के इलाके सोरो में किया गया। ये हमला मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उसके दफ्तर पर दस्ती बम से किया गया। यहां से भी ये इतला है कि कुछ हलाकतें हुई और काफ़ी लोग जख्मी हुए, लेकिन उसकी तफसीलात हमारे पास अभी अदाद शुमार के हवाले से नहीं है। इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट ने ऐलान किया है कि वो दुनिया भर में बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। ये उन्होंने ऐलान किया है बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट ने कि वो ये ऐलान करेंगे। उधर खबर आप तक पहुंची गई होगी कि गौराम बुगटी साहब को 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है 3 MPO के तहत, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर 3 के तहत। और ये गिरफ्तारी इसलिए हुई कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो डेरा भुगटी से कोटा की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ, और ये मुतालबा करेंगे कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके साथ साथ जो लापता अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मस्तूंग पहुंच गई है सरदार अख्तर खान मेंगल के धरने में, और कल वहां पे बड़े रिक्कत आमेज मनाजर देखने में आए। ख्वातीन जो है दुख और गम से कांप रही थी और अख्तर मेंगल साहब उनको गले लगा लगा कर तसल्लियां दे रहे थे, और वो औरतें जो है लिपट रही थी अख्तर मेंगल साहब के साथ, जैसे कि होता है ना कि किसी की उम्मीद का कोई आखिरी सहारा होता है तो इंसान उसको ऐसे पकड़ लेता है। तो यूं ऐसे कसम से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, तो वो कोई भी चीज उसके हाथ में आए तो उसको वो पकड़ता है और जोर से अपने सार लगा लेता है। अख्तर मेंगल साहब की हालत भी काफी गैर थी। जाहिर है वो भी इंसान है। वो औरतें उनको तस्वीरें दिखा रही थी तो वो ले रहे थे उनसे तस्वीरें। कुछ औरतें शायद कागज पर लिखी हुई कुछ तहरीरें थी वो उनको दे रहे थे, लेकिन ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। वो बिल्कुल उनका उस वक्त दिमाग जो है ना, मुझे जो वीडियो मैंने देखा है उसमें मुझे नजर आता है कि जैसे अख्तर मेंगल साहब
शदीद दुख और कर्ब से गुजर रहे थे इन औरतों को मिलते वक्त। तो बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में ये लोग वहां पहुंच गए हैं और मेरा ख्याल है 6 तारीख को ये अख्तर मेंगल साहब के साथ जो है वो लकपास मस्तूंग से कोयटा के लिए रवाना होंगे। लेकिन मसला ये है कि लकपास टनल जो है वहां पर और कड मसूरी अखबर्ग और दीगर अहम दाखिली रास्तों पर शिपिंग कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और जो है वो खंदकें खोद दी गई हैं। तो ये एक और मसला है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको उनका ये बयान सुनाता हूँ, बयान तो नहीं उन्होंने बात की है, वो सुनाता हूँ। पहले आपको मैं ये बता दूं कि अब तक तकरीबन 2500 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों के पिछले 2 हफ्तों में फौज से इस्तीफा देने की भी खबर है। ये खबर भी आई है। और हुब में पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों एक नौजवान जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का लिटरेचर का यानी अदब का तालिब इल्म था, 2nd सेमेस्टर का, बलोच उसका नाम है, वल्द मोहम्मद अशरफ, मस्के कलर से उसका ताल्लुक था, उसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगवा करके लापता कर दिया है। अब चलते हैं अख्तर मेंगल साहब के बयान की तरफ। ये तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे वालिद वजीर आला रह चुके हैं, मैं खुद वजीर आला रहा हूं, मुझे अवाम ने 2 मरतबा रुकने असम्बली मुंतखब किया है, मेरे पार्टी के दोस्त इसी मुल्क के ऐवानों से मुंतखब हुए हैं, वो सेनेटर्स रहे हैं, गवर्नर का ओहदा तक पार्टी दोस्तों को दिया गया है, वफाकी वुज़रा तक रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक रियासत को हम पर भरोसा नहीं और हमें हमारी ही सरजमीन पर पुरअमन तरीके से एहतजाज का हक हासिल है। ये कहा है सरदार अख्तर जान मेंगल ने। ये क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं? ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैंने आपको हमेशा अक्सर ये बताया है कि जब कौमी आज़ादी की जो तहरीक होती है उसके अंदर जो महकूम कौम की अशराफिया होती है वो 3 मराहल से गुजरती है, बल्कि पूरी कौम ही 3 मराहल से गुजरती है। और वो पहला मरला होता है असिमिलेशन का, यानी आप अपने काबिज के तर्ज़े हुक्मरानी के साथ जुड़ते हैं, आप उसका आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप उन जैसा पहनना, खाना, बोलना जो है वो सीखते हैं, उन जैसी तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं और उनमें मिल जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि आप ये भूल रहे होते हैं कि आपका रिश्ता जो है वो एक कब्जा गिर और मकबूजा कौम का है, आप ये भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और वो आपको जो मर्जी आप कर लें, वो आपको बराबरी की सतह नहीं देते, वो बराबरी की सतह नहीं देते। ये दुनिया में कहीं ऐसा कोई कॉलोनियल ऐसा स्ट्रक्चर या निज़ाम नहीं आया आज तक जहां जो कॉलोनिस्ट है, वो कॉलोनाइजर जो है वो कॉलोनाइज्ड को, यानी जो कब्जा करने वाला है, वो कब्जा जिन पे हुआ है उनको अपने बराबर तस्वर करे किसी भी हवाले से, कल्चरली और सियासी तौर पे और किसी भी लिहाज से, मुआशी लिहाज से। तो जब ये देखते हैं कि भाई ये हमने इतना कुछ करने के बाद भी हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, तो फिर वो वापस लौटते हैं, उसको कहते हैं नेटिविज्म। फिर उनके अंदर जो है ना एक कौम परस्ती का जज्बा पैदा होता है और वो फिर ये गिले शिकवे करते हैं, जिस तरह ये इख्तिसाब कर रहे हैं कि हमने तो बड़ी कोशिश की, हाँ जी, हमने तो वजीर आला भी रहे, मेरा बाप भी रहा, हमने जो है हलफ इतनी दफा मतलब है जाहिर है उठाया है ना, क्योंकि आप वजीर जो बने, वो सब कह रहे हैं कि हमने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये पॉइंट नोट करने वाला है कि फिर भी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक रियासत को हम पर भरोसा नहीं। कौन सी रियासत? पाकिस्तान की रियासत।
तो पाकिस्तान की रियासत आप पर इसलिए भरोसा नहीं करती कि क्योंकि पाकिस्तान की रियासत को यह पता है कि उसका आपके साथ रिश्ता क्या है, उसको यह पता है कि वो कब्जागीर है, वो आपको कैसे आप पे भरोसा कर सकता है। वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा, वो हर वक्त चुकन्ना रहेगा। ठीक होगी। तो अब जो ये लॉन्ग मार्च हो रही है और ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि इनको छोड़ दें, डॉक्टर साहिबा मारंग बलोच को और BYC के लीडरों को, ये इस वक्त असिमिलेशन और नेटिविज्म के जो सरहदी इलाका होता है ना, बॉर्डर पे ऐसे ऐसे वैसिलेट कर रहे हैं। अभी मुकम्मल तौर पर नेटिविज्म में नहीं आए, क्योंकि अभी तक इन्होंने पाकिस्तान से ना तो आज़ादी का नारा लगाया है और ना ही ये कहा है कि भाई हम जो है वो अब पाकिस्तान से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तो तुम्हारे साथ सारा कुछ किया, जो तुमने कहा हमने किया, जैसा तुमने कहा वैसा किया। इसके बावजूद भी तुम हमें पुरअमन एहतजाज का हक भी नहीं दे रहे, तुम हमारी बात नहीं सुन रहे। तुमने हमें ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां हम ना अपनी कौम को मुंह दिखाने के काबिल रहे और ना तुम्हारे साथ बैठने के रवादार रहे कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत पे तुमने हाथ डाला है, तुमने हमारी गैरत पे हाथ डाला है। तो तुमने हमें मजबूर कर दिया है। बेसिकली ये लोग जो सरदार हैं कह रहे हैं पाकिस्तान को कि कमबख्तो तुमने हमें मजबूर कर दिया, तुमने खुद ये हालात पैदा कर दिए कि अब हमारे लिए ये मजबूरी हो गई है कि हम जो है वो लॉन्ग मार्च करें और हम अपनी कौम के साथ जाके खड़े हों। लेकिन यहाँ पे एक रियलाइजेशन भी है, एक जिसे कहते हैं ना कि पर्दा उठ गया उनकी आंखों से, उनको वो तभी तो वो गिला कर रहे हैं कि रियासत अभी भी हम पे भरोसा नहीं करती। ये गिला है, ये गिला है। और उस गिले के अंदर एक इल्तिजा भी है कि भाई हम पे भरोसा करो, हमने इतनी खिदमत की, भरोसा करो। लेकिन वो इस वक्त नेटिविज्म की तरफ उसको रियासत ने धकेल दिया है। और जिस तरह रियासत ने इनको धकेल दिया है नेटिविज्म की तरफ, इसी तरह जो कॉम्बैट स्टेज में जंगजू जो स्टेज है कौमी आज़ादी की तहरीक की, उसमें जो फोर्सेस पहुंच गई हैं, जैसे BLA, BLF, BNM और ये सारी फोर्सेस जो पहुंच गई हैं, जो नेटिविज्म से होकर अब कॉम्बैट स्टेज में आ गई, जो रियासत से टकरा रही हैं कौमी आज़ादी के हसूल के लिए, वो इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि फिर ये लामहला इनको भी वो घसीट के तो उस कॉम्बैट स्टेज में ले आते हैं। लेकिन ये कॉम्बैट स्टेज में जब आते हैं तो ये इसलिए नहीं आते कि कौमी आज़ादी की तहरीक की कामयाबी के बाद मेहनत कश तबका या मुतवसत दरमियाना तबका जो है वो इक़्तिदार में आ जाए और वो ऐसी इस्लाहात करे जिससे इनकी सरदारी भी चली जाए। मैं सिर्फ महंगल साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ। सरदारी चली जाए, इनकी ज़मीनें चली जाए, इनका मतलब है कि इनका सियासी असर रसूख कमज़ोर हो जाए और इनकी मुआशी हैसियत भी कमज़ोर हो जाए, क्योंकि सरमायादारी निज़ाम में समाजी हैसियत का बराह रास्त ताल्लुक आपके पास कितना सरमाया है इससे उसका तयन होता है कि आपका जो है वो स्टेटस क्या होगा। तो इसलिए ये इनकी कोशिश ये होती है कि कौमी आज़ादी की तहरीकों को जितना ज्यादा हो सकता है इसके अंदर से इनकलाब का जो डंग है वो निकाल दिया जाए, वो जहर निकाल दिया जाए, जो जहर मेहनत कश तबके के लिए तो एक तरियाक है लेकिन इनके लिए वो जहर है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखें, गौर से देखें। कोई चीज मुकद्दस नहीं होती, समझ आई ना, कोई चीज मुकद्दस नहीं होती। तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और तीसरी आंख बन के बाहर से बैठ के हालात का मजमूई जायजा लेने का शौक है जिनको, उनके लिए ये क्लासिकल स्टडी है इस वक्त बलूचिस्तान। और मैं ये चाहता हूं कि इसको आप देखें और समझें। इस वक्त एक तो नोबेल पीस प्राइज के हवाले से मैं एक किताबचा लिख रहा हूँ, एक पम्फलेट लिख रहा हूँ, क्योंकि जब से डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा का नाम आया है लिस्ट में, हम सब ने डांस करना शुरू कर दिया कि वाह वाह जी वाह वाह क्या बात है, नोबेल पीस प्राइज मिल गया, जैसे नोबेल पीस प्राइज बहुत कोई बड़ी चीज है जिसपे हमें बड़ा फख्र होना चाहिए।
तो इसके ऊपर भी मैं एक पम्फलेट लिख रहा हूँ। एक पम्फलेट मैं लिख रहा हूँ बलूचिस्तान की जो इनकलाबी लमात थे, यानी कि 22 से लेके 28 तक, 22 मार्च से 28 मार्च तक के जो दिन थे उनकी कैफियत क्या थी। वाकयाती नहीं लिख रहा कि इतने बजकर इतने मिनट पर ये हुआ, और फिर मैं उसकी कैफियत का तज्जिया कर रहा हूँ कि वो क्या थी। और मैं वो अब चला गया कंपोजिंग के लिए, तो वो किताबचे की शक्ल में आएगा, तो जाहिर है वो हम हो सकता है यहाँ भी डालें यूट्यूब पे, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में चलेगा। इसके अलावा एक और मैंने शुरू किया है किताबचा लिखना कि दुनिया की चंद जो चीदा इम्पोर्टेंट इनकलाबी या कौमी आज़ादी की तहरीकें थीं, वो कौमी आज़ादी की तहरीकें क्यों नाकाम हुई, और जहां कामयाब हुई क्या वो वाकई में उसको कामयाबी कहा जा सकता है। तो ये 3 चीज़ों पे मैं साथ काम कर रहा हूँ, साथ ये काम भी कर रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।